हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग द हॉलो मैन, जो कि टी.एस. इलियट की काफ़ी फेमस पोएम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ जो है वीडियो का वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन कर रखे हैं। इंट्रोडक्शन में है द हॉलो मैन इज ए पोएम बाय द अमेरिकन मॉडर्निस्ट पोएट टी.एस. इलियट। तो जो पोएम है हम लोग की द हॉलो मैन, उसको लिखा गया है अमेरिकन मॉडर्निस्ट पोएट टी.एस. इलियट के द्वारा। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1925। इसको ओरिजिनली जो है 1925 में पब्लिश करवाया गया था। दिस पोएम इज बिलीव टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय इलियट एक्सपीरियंस। इस पोएम को माना जाता है कि यह पोएम मतलब इंस्पायर्ड है इलियट के एक्सपीरियंस से, इलियट के अनुभवों से। इन वॉर रेवेज यूरोप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। वॉर रेवेज यूरोप, इट मीन्स युद्ध की वजह से जो तबाही हुई यूरोप में वर्ल्ड वॉर वन के टाइम, तो उस तबाही से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस रहा टी.एस. इलियट का, उसको दिखाया गया है इस पोएम में। एंड इट्स आफ्टर मैथ ऑन यूरोपियन कल्चर। और इसका क्या प्रभाव पड़ा यूरोपियन कल्चर पे, क्या परिणाम हुआ, मतलब युद्ध के बाद के सिचुएशन वाले का क्या परिणाम हुआ यूरोपियन कल्चर पे, इस चीज़ से, मतलब इस चीज़ के एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड होकर इस पोएम को लिखा गया है। द पोएट डिस्क्राइब ए डेसोलेट वर्ल्ड। पोएट जो है डेसोलेट, इट मीन्स निराशा वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं। पॉपुलेटेड बाय इम्पटी डिफीटेड पीपल, जो कि खाली और डिफीटेड इट मीन्स हारे हुए लोगों से भरी पड़ी है। दाउ द पोएट डिस्क्राइब दिस पीपल एज डेड। हालांकि जो पोएट है इस लोगों को डेड के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। एंड द वर्ल्ड दे इनहैबिट एज अंडरवर्ल्ड। और ये बताते हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ पे वो सारे मरे हुए हैं, और ये लोग जो जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, उसको अंडरवर्ल्ड बताते हैं। अंडरवर्ल्ड क्या होता है, जैसे हम लोग मूवी में सुने हैं बॉलीवुड वाले कि अंडरवर्ल्ड में डॉन वॉन रहता है, तो वही जो जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं, तो वैसा जगह बताया गया कि कुछ कोई बूढ़े जगह पे अंडरवर्ल्ड में रहते हैं ये सारे लोग। इट्स ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन ऑन द सॉरी स्टेट ऑफ यूरोपियन कल्चर। यह एक रिफ्लेक्शन भी है, प्रतिबिंब भी है सॉरी स्टेट में निराशाजनक स्थिति दिखाया गया है इसमें यूरोपियन कल्चर का, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का। फॉर द स्पीकर ऑफ द पोएम के स्पीकर के लिए द हॉरर ऑफ द वॉर हैव प्लग्ड यूरोप इनटू डीप डिस्पेयर, की मतलब जो वॉर की भयावहता थी ना, वो यूरोप को बहुत गहरे निराशा में मतलब ले जाती है। सो डीप दैट यूरोपियन कल्चर इटसेल्फ इज फेडिंग अवे इनटू नथिंगनेस। और इतना ज़्यादा गहरा असर पड़ता है यूरोपियन कल्चर पे युद्ध का कि यूरोपियन कल्चर जो है फेडिंग अवे, धीरे धीरे लुप्त होने लगती है इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस इट मीन्स शून्य की तरफ, मतलब बिल्कुल जीरो होने लगता है। जो यूरोपियन कल्चर बिल्कुल खत्म होने लगती है वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, तो अगर आप लोग को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, फर्स्ट और सेकंड एटलीस्ट सभी स्टूडेंट को मालूम जरूर होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आगे है, ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया अबाउट टी.एस. इलियट। थोड़ा सा हम लोग टी.एस. इलियट के बारे में पढ़ लेते हैं। नोट्स जो है ये हम लंबा तैयार कर रखे हैं, लगभग 20 मार्क्स का। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा लिख सकते हो। जैसे हम थीम्स डिटेल में डिस्कस किए हैं, अगर आपको थीम्स नहीं पूछेगा तो आप थीम्स नहीं मेंशन करना, या सिर्फ पॉइंट वाइज 3-4 पॉइंट मेंशन कर देना। तो इस तरीके से आप नोट्स को छोटा कर सकते हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। हम लॉन्ग रखे हैं ताकि 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में, तो 20 मार्क्स तक कवर अप हो जाए। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इस नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। अब टी.एस. इलियट के बारे में बात करते हैं। थॉमस स्टेन इलियट वॉज ए पोएट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्लेराइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर। थॉमस स्टेन इलियट मतलब टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टेन इलियट। वो एक पोएट, कवि थे, एसेइस्ट थे, पब्लिशर थे, प्लेराइट इनमें नाटककार थे, लिटरेरी साहित्यिक आलोचक थे और एडिटर भी थे। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 20th सेंचुरी मेजर पोएट। 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मेजर पोएट के रूप में जाने जाते हैं। एंड सेंट्रल फिगर इन इंग्लिश मॉडर्निस्ट पोइट्री, और इंग्लिश का जो मॉडर्निस्ट पोइट्री है उसके सेंट्रल फिगर के रूप में जाने जाते हैं। मतलब मॉडर्न पीरियड में ये काफ़ी फेमस हुए हैं मेनली अपनी पोइट्री को लेके। इलियट फर्स्ट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। इलियट पहली बार आकर्षित किए बहुत ज़्यादा अटेंशन फॉर हिज पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक। मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन इनको पहली बार अपनी पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक के लिए मिला इन 1915 में। ठीक है, 1950 में इस पोएम को लिखा गया। इस पोएम पे ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। विच एट द टाइम ऑफ इट्स पब्लिकेशन वॉज कंसिडर्ड बेजर। और इस पोएम को द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक को इसके पब्लिकेशन के टाइम ना बेजर माना गया था, विचित्र पोएम माना गया था। द वेस्टलैंड भी काफ़ी फेमस पोएम है, इस पर भी हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं।
एज वेडनेसडे 4 क्वार्टर्स द जर्नी ऑफ द माजी, इस पे भी हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं। द हॉलो मैन जो हम प्रेजेंट है, हम लोग का वीडियो चल रहा है। मॉर्निंग एट विंडो एंड द हिप्पोपोटामस आर सम ऑफ हिज गुड पोएम्स, ये सारी जो है उनकी काफ़ी अच्छी कविताएं हैं। ही ऑल्सो रिटन 7 प्लेस, वो 7 प्ले भी लिख रखे हैं। वैन टी.एस. इलियट डाइड, जब टी.एस. इलियट की मृत्यु हुई, रॉबर्ट गिरॉक्स रोट, रॉबर्ट गिरॉक्स लिखते हैं द वर्ल्ड बिकेम ए लेजर प्लेस, की वर्ल्ड जो है ना लेजर प्लेस बन चुका है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं लेजर, इट मीन्स जिसका इंपॉर्टेंस कम हो जाए या फिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना रहे, तो वैसे वर्ल्ड प्लेस के रूप में वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया है टी.एस. इलियट की मृत्यु के बाद। कौन? रॉबर्ट गिरॉक्स। तो ये हो गया टी.एस. इलियट के बारे में। थीम्स है, थीम्स को हम लगभग 1 पेज में डिस्कस किए हैं, ठीक है, 1 पेज से थोड़ा ज़्यादा है, 1.5 पेज में। तो आप थीम्स को डिटेल में तभी डिस्कस करना जब स्पेसिफिक आपको थीम्स क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि आपको थीम्स डिस्कस करना है, वरना सिर्फ आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो। वन ऑफ द मेजर थीम्स प्रिवलेंट इन द हॉलो मैन इज द स्ट्रगल ऑफ मेंटेन होप, सबसे मेजर थीम्स के रूप में, मेजर विषय के रूप में दिखाया गया द हॉलो मैन की, इसमें एक संघर्ष दिखाया गया है होप मेंटेन रखने का। द हॉलो मैन होप दैट, हॉलो मैन जो है वो आशा करते हैं दे विल बी रेस्क्यूड फ्रॉम देयर स्टैग्नेंट स्टेट, कि उनको ना अपने स्टैग्नेंट स्टेट, इट मीन्स अपने स्थिर वाली स्थिति या फिर अपने आलस वाली स्थिति से रेस्क्यू किया जाएगा। बट दिस सीम्स अनलाइकली, लेकिन ये जो है अनलाइकली प्रतीत होता है, मतलब वो ऐसा पॉसिबल नहीं दिखता है। एज दे कैन नॉट इवन ब्रिंग देमसेल्व्स टू लुक एट एनी ऑफ द सोल्स, क्योंकि वे लोग ना मतलब किसी भी आत्मा को देखने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, वो पास थ्रू, जो कि उनके पास से गुजरता है। द स्टार्स रिप्रेजेंट देयर होप, मतलब स्टार जो है उनकी होप को रिप्रेजेंट करते हैं। विच ग्रोज डिमर एज द पोएम कंटिन्यू, जो कि धीरे धीरे डिमर होता जाता है, डिमर इट में जिसकी रोशनी कम होती जाती है, एज द पोएम कंटिन्यू, जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये पहला थीम हो गया। अब है अनदर थीम दैट इज इंटरवुवन इनटू द पोएम इज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, ठीक है, पहचान के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है इस पोएम में। वैन द हॉलो मैन स्पीक, कि जब हॉलो मैन बोलते हैं, दे स्पीक इन यूनिशन, ये लोग एक सुर में बोलते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट हैव आइडेंटिटीज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि उनका ना कोई अलग आइडेंटिटीज नहीं है, एक दूसरे से अलग कोई आइडेंटिटीज नहीं है, इसलिए जब भी हॉलो मैन कुछ बोलते हैं ये लोग ग्रुप में बोलते हैं, एक सुर में बोलते हैं। रेदर देन रियल पीपल दे आर एम्प्टी वॉइसेस, मतलब रियल पीपल के मुकाबले जो है इनका जो वॉइसेस है, इनका जो आवाज़ है एम्प्टी है, मतलब उनके आवाज़ में खालीपन है। वाइल दे शोज इमोशंस, और जब ये लोग इमोशंस दिखाते हैं लाइक फियर, सैडनेस, जैसे कि डर, सैडनेस, इलियट रोट दैम टू बी इनकैपेबल ऑफ रेगुलर ह्यूमन रिएक्शन, तो इलियट उनके बारे में लिखते हैं कि वे मानवीय प्रतिक्रिया देने में असमर्थ होते हैं, ठीक है, जैसा मतलब रियल जो ह्यूमन रिएक्शन होता है ना वो देने में असमर्थ होते हैं। दे ट्रूली हैव नो आइडेंटिटीज, और जो हॉलो मैन है उनकी ट्रूली वास्तविक अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ये दूसरा थीम हो गया। तीसरे थीम को हम लोग डिस्कस करते हैं। ए थर्ड थीम ऑफ द हॉलो मैन इज द, जो तीसरा थीम है हॉलो मैन का, इज द थीम ऑफ एग्जाइल, एग्जाइल के थीम को दिखाया गया। एग्जाइल इट मीन सेपरेशन, अलगाव की भावना दिखाई गई है। The hollow men are stuck on the bank of the river अशेरॉन, अशेरॉन के रिवर के पास, मतलब अशेरॉन रिवर की किनारे के पास हॉलो मैन जो है वो फंसे हुए हैं। एंड दाउ दे आर डेड, हालांकि वे लोग डेड है, मरे हुए हैं। दे कैन नॉट क्रॉस इनटू द रेल्म ऑफ द डेथ, मतलब मरे हुए हैं फिर भी वो डेथ वाले रेल्म में क्षेत्र को वे लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे हॉलो मैन। इन डेंटे इन्फेर्नो, डेंटे जो कि ग्रीक के काफ़ी फेमस ऑथर फिलोसोफर थे, तो उनका जो बुक है इन्फेर्नो, उसमें इट इज एक्सप्लेन किया गया है दैट सम सोल्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इनटू नाइदर हेल और नॉर हेवन, कि कुछ जो आत्माएं होती है ना तो उनको हेल में जगह मिलती है, नर्क में जगह मिलती है, ना ही स्वर्ग में जगह मिलती है। दे आर नॉट एविल बट दे आर नॉट इनहेरेंटली गुड आइदर, मतलब बताया गया कि कुछ आत्माओं को ना तो नर्क में जगह मिलती है ना तो स्वर्ग में जगह मिलती है। ऐसा क्योंकि वे लोग बुरे तो नहीं होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब बुरा होता तो हेल में जगह मिल जाता, अच्छा होता तो स्वर्ग में जगह मिल जाता, लेकिन ये लोग ना ही बुरे होते हैं ना ही अच्छे होते हैं, तो इन लोग को ना मतलब ना नर्क में जगह मिलती है और ना स्वर्ग में जगह मिलती है। वाइल डेंटे फेल्ट दैट, और जबकि डेंटे ऐसा अनुभव करते हैं, द मेजोरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी की ज़्यादातर लोग जो हैं फेल इनटू दिस कैटेगरी, इसी कैटेगरी में आते हैं। ज़्यादातर लोग जो है इंसान का इसी कैटेगरी में आते हैं जिनको कि ना तो हेल मिलता है ना तो हेवन मिलता है। इट सीम्स एज, ऐसा प्रतीत होता है कि दाउ द हॉलो मैन ऑल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी, की हॉलो मैन भी जो है वो सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ना तो इनको हेवन मिल रखा है ना तो इनको
हेलमैन रखा है। तो ये तो हो गया थीम्स। अब आगे हम लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, किस तरह से पोएम को लिखा गया है। द हॉलो मैन इज ए फ्री वर्ड्स पोएम है दैट वॉज रिटन विदाउट ए स्पेसिफिक राइम स्कीम। इसी वजह से ये जो पोएम लिखा गया है बिना किसी राइम स्कीम और मीटर के लिखा गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 कैंटोज, इसमें 5 कैंटोज हैं ऑफ वेरिंग लेंथ, मतलब जिसका कि अलग अलग लंबाई है। द लाइन्स आर जनरल शॉर्ट, और जो लाइन यूज किया गया पोएम में वो नॉर्मली शॉर्ट है, काफी बड़ा बड़ा लाइन नहीं यूज किया गया है। इट हैज टोटल 98 लाइन्स, और इसमें जो टोटल है 98 लाइन है इस पोएम में। लाइक मैनी ऑफ इलियट्स पोएम, ज्यादातर इलियट्स की पोएम की तरह, दिस वन हैज एपिग्राफ एट द बिगनिंग। इस पोएम में भी जो है स्टार्टिंग में एपिग्राफ है, एंड नॉट जस्ट 1 एपिग्राफ बट 2, मतलब सिर्फ एक एपिग्राफ नहीं है बल्कि 2 एपिग्राफ का यूज किया गया है इस पोएम में। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गया। अब हम अबाउट द टाइटल ऑफ द पोएम, क्योंकि ये सब ना मतलब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, डिटेल में पढ़ना, कि अगर आपके सिलेबस में है तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आपको आ सकता है ना। इलियट सेड दैट, इलियट कहते हैं कि ही कैम अप विद द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विलियम मॉरिस द हॉलो मैन लैंड। कि इलियट जो है खुद बताते हैं कि वो जो इस पोएम के टाइटल पे आए वो किससे उनको मतलब इंस्पायर्ड होके आए, विलियम मॉरिस की द हॉलो लैंड से एंड रुडयार्ड किपलिंग की द ब्रोकन मैन से। ठीक है, इस टाइटल पे आए। इट इज ऑल्सो सेड दैट, और साथ ही यह भी कहा जाता है कि द कैरेक्टर ऑफ कर्ड्स, कि इस पोएम में एक कर्ड्स नाम का कैरेक्टर यूज किया गया है फ्रॉम जोसेफ कर्नाड हर्ट ऑफ डार्कनेस। वो जोसेफ कर्नाड के हर्ट ऑफ डार्कनेस से लिया गया है। ठीक है, तो मतलब ये तीनों डाला जाता है रेफरेंस में कि इन तीनों वर्क से इंस्पायर्ड होकर इस पोएम का टाइटल द हॉलो मैन लिया गया है। हॉलो मैन मीन्स, हॉलो मैन का अर्थ होता है बीइंग स्पिरिचुअली एंड मॉरली इम्पटी, जो कि स्पिरिचुअली और मॉरली दोनों तरीके से इम्पटी हो, खाली हो। आगे है एनालिसिस ऑफ द पोएम। पोएम के एनालिसिस को डिस्कस करेंगे जो कि नॉर्मली 4-5 पेज का होगा, और उसके बाद आखिरी एक पॉइंट बचेगा कंक्लूजन, फिर नोट्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनालिसिस में मेनली हम पोएम को एज ए मॉडर्न मैन की किस तरह से मॉडर्न मैन को प्रेजेंट किया गया इस पोएम में वो डिस्कस किए हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इंट्रोडक्शन के बाद एनालिसिस वाला सेक्शन आप लिख सकते हो, फिर कंक्लूजन लिख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है आपको इंट्रोडक्शन का कुछ लाइन, ऑथर के बारे में कुछ लाइन और कंक्लूजन कंफर्म मेंशन करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एनालिसिस। द पोएम बिगिंस विद 2 एपिग्राफ। पोएम जो है 2 एपिग्राफ से शुरू होता है, ये पहले हम बता चुके हैं स्ट्रक्चर में। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एपिग्राफ, पहले एपिग्राफ के अकॉर्डिंग, मिस्टर कर्ड्स ही डेड, इस तरीके से लाइन यूज किया गया पहले एपिग्राफ में। ए मैन नेम्ड मिस्टर कर्ड्स, की एक आदमी जिसका नाम कि मिस्टर कर्ड्स है, इज डेड, मर चुका है। दिस कैरेक्टर अपीयर्स इन जोसेफ कॉनराड्स हर्ट ऑफ डार्कनेस, और ये मिस्टर कर्ड जो कैरेक्टर लिया गया है ना वो जोसेफ कॉनराड के हर्ट ऑफ डार्कनेस से लिया गया है। ही इज ए ट्रेडर, वह एक व्यापारी है, एंड इज ए हॉलो पर्सन, और एक हॉलो पर्सन है मतलब खोखला इंसान है। यहाँ मेनली जो हॉलो वर्ड यूज किया गया है ना वो मेनली मॉडर्न मैन के लिए यूज किया गया है। इट मीन्स आज का जो इंसान होता है ना, आधुनिक टाइम का, मॉडर्न टाइम का, वो हॉलो होता है, खोखला होता है, खाली होता है। ही हैज नो मॉरल वैल्यूज, तो यहाँ पे मिस्टर कर्ड्स के बारे में बात किया गया है कि उसमें कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है। दैट कैन सिग्निफाई हिम एज ए डिसेंट ह्यूमन बींग्स, जो कि उसको एक डिसेंट ह्यूमन बींग्स, एक सभ्य इंसान बना सके। ठीक है, अब आगे है पहला एपिग्राफ हम डिस्कस कर लिए। द सेकेंड एपिग्राफ, ए पेनी फॉर द ओल्ड गाय। तो सेकेंड एपिग्राफ में जो लाइन यूज किया गया है, ए पेनी फॉर द ओल्ड गाय, इस तरीके से यूज किया, इज ए रेफरेंस टू द फेमस हिस्टोरिकल फिगर गाय फॉक्स। तो गाय फॉक्स नाम का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक फिगर है, उसके रेफरेंस में यूज किया गया है। हु कॉन्स्पायर्ड टू ब्लो अप द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, जो कि पायर्ड इट मीन्स एक तरह से साजिश किया था, ब्लो अप इट मीन्स उड़ा देना या जला देना इंग्लैंड के पार्लियामेंट को। ठीक है, तो ये गाय फॉक्स ने ये साजिश किया था इंग्लैंड के पार्लियामेंट को जला देने का। एवरी ईयर इन इंग्लैंड, और इसलिए क्या होता है ना कि हर साल इंग्लैंड में पीपल बर्न ए फिगर मेड आउट ऑफ ए स्ट्रो, कि लोग मतलब स्ट्रो इट मीन्स सूखा घास से एक फिगर बनाते हैं और बर्न इट मीन्स जलाते हैं। दैट रिजेंबल्स गाय फॉक्स, जो कि गाय फॉक्स के से संबंधित होता है या गाय फॉक्स की याद दिलाता है। वी विल फाइंड सर्टेन रेफरेंस टू दैट इंसिडेंट इन दिस पोएम, और इस पोएम में हम लोग को उस घटना से रिलेटेड ढेर सारा जिक्र मिलेगा। ठीक है, उस घटना से रिलेटेड। अब आगे है इन द फर्स्ट कैंटो ऑफ द पोएम। पोएम के पहले कैंटो में हम बता चुके हैं कि पोएम को टोटल 5 कैंटो में डिस्क्राइब किया गया है, तो अलग अलग सेक्शन में हम 5 कैंटो के बारे में बात करेंगे। तो पहले कैंटो में द स्पीकर टॉक्स अबाउट हॉलो मैन के बारे में बात करते हैं। हॉलो मैन इट मीन्स बार बार हम बता रहे हैं कि मॉडर्न मैन होता है। दिस पीपल आर बोथ इम्पटी एंड स्टफ्ड, ये लोग जो होते हैं हॉलो मैन जो होते हैं वो ना इम्पटी यानी खाली भी होते हैं और स्टफ्ड भी होते हैं।
देयर बॉडीज आर लाइक मैन, उनका जो बॉडी होता है मैन इट मीन्स इंसान की तरह होता है, बट हेड्स आर फिल्ड विथ स्ट्रॉ, लेकिन जो उनका हेड होता है ना, सिर जो होता है वो स्ट्रॉ इट मीन सूखे घास से भरा होता है। लाइक ए स्केयर क्रो, एक स्केयर क्रो की तरह। स्केयर क्रो क्या होता है, जो खेत वेत में बनाया जाता है गाँवों में, एक पुतला टाइप का कि जिससे पक्षी डरे या जानवर डरे और मतलब फसल बर्बाद ना करे, तो स्केयर क्रो से कंपैरिजन किया गया है हॉलो मैन को। इट इज़ द केस विथ मॉडर्न मैन, और यहाँ बताया गया है कि सेम यही चीज़ मॉडर्न मैन के साथ भी होता है। द पोएट टॉक्स अबाउट द होपलेसनेस, पोएट यहाँ पे होपलेसनेस के बारे में बात करते हैं, लॉस ऑफ प्लेजर, प्लेजर की कमी के बारे में बात करते हैं, एंड इंटरेस्ट इन थिंग्स, और चीज़ों में कैसे इंटरेस्ट कम होते जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। द माइंड्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय पीपल, कि लोगों का जो माइंड है ना वो उनके कंट्रोल में नहीं है, बट एक्सटर्नल फोर्सेस, बल्कि लोगों के माइंड पे एक्सटर्नल फोर्सेस इट मीन्स बाहर का जो फोर्स है ना, ताकत है ना, उस मतलब लोगों का माइंड बाहर की ताकतों के कंट्रोल में है। नो वन हैज कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स, किसी का भी अपने फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, एंड इमोशंस, और अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे आर विक्टिम्स ऑफ, वे क्या है, विक्टिम है। विक्टिम इट मीन्स एक तरह से हम बोल सकते हैं शिकार है ऑफ सर्कमस्टेंसेज, सर्कमस्टेंसेज यानी अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग हो गए, मतलब सबके अंदर जो फीलिंग्स खत्म हो गई है, सब सारे लोग अंदर से खोखले हो गए, तो ये क्या है, उनके सराउंडिंग्स के वजह से है, उनके सर्कमस्टेंसेज इट मीन्स परिस्थिति की वजह से है। देयर प्लान एंड गोल्स, उनका जो भी योजना है, मॉडर्न मैन बोले या हॉलो मैन बोले, आर नॉट फ्री बट डिपेंडेंट ऑन पॉसिबिलिटी, वो फ्री नहीं होता है बल्कि क्या होता है, डिपेंड होता है पॉसिबिलिटी पे, संभावनाओं पे। एज फार एज कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज कंसर्न, और जहाँ तक मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों के बीच, इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों के बीच कम्युनिकेशन की बात है, कम्युनिकेशन का संबंध है, द पोएट सेज, पोएट कहते हैं दैट वी आर अनेबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कि मॉडर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं ना वो इफेक्टिवली यानी प्रभावी तरीके से मतलब कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, बात भी नहीं कर पाते हैं। इवन इन देयर इज कम्युनिकेशन द सेम हैज़ नो पर्पस, अगर कम्युनिकेशन होता भी है तो उसका कोई पर्पस नहीं होता है एट ऑल, एज इट इज़ मीनिंगलेस, और वो मीनिंगलेस प्रतीत होता है। एवरीथिंग दे स्पीक सीम टू बी मीनिंगलेस, और जो भी मॉडर्न मैन हो या हॉलो मैन बोले हम लोग, वो बोलते हैं वो मीनिंगलेस होता है। एज विंड ओवर डेड ग्रास, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया गया, जैसे कि डेड ग्रास के ऊपर विंड, और रेट्स मूविंग ओवर ब्रोकन ग्लास, या फिर रेड जो है मूव कर रहा है टूटे हुए ग्लास के ऊपर। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि किस तरीके से मॉडर्न मैन जो कुछ भी बोलते हैं वो मीनिंगलेस होता है। द स्पीकर नेक्स्ट डिस्क्राइब देयर अपीयरेंस, स्पीकर जो है नेक्स्ट उनके अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। देयर बॉडीज हैव नो शेप, वो बताते हैं उनकी बॉडी का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, नो कलर, ना ही कलर है। इन शॉर्ट देयर एग्जिस्टेंस हैज़ नो मीनिंग, और ये इसके थ्रू हम लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि उनके एग्जिस्टेंस का, उनकी उपस्थिति का कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। द मैन आर नो मोर होपफुल एंड मोटिवेटेड, और जो मैन है मॉडर्न टाइम्स के वो ना ही अब होपफुल है और ना ही मोटिवेटेड है। अब आगे है ओवरऑल द फर्स्ट सेक्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन खत्म होता है, मतलब पहला कैंटो। तो ओवरऑल द फर्स्ट सेक्शन क्रिएट एन इमेजिनेटिव पिक्चर ऑफ पीपल फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, तो पहला सेक्शन में क्या किया गया है, एक इमेजिनेटिव, एक काल्पनिक पिक्चर क्रिएट किया गया है लोग का फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। अब इन द सेकेंड कैंटो, दूसरे कैंटो में ऑफ द पोएम, द पोएट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल इम्पिटनेस, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक इम्पिटनेस इट मीन्स खालीपन के बारे में बात करते हैं। द मैन फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, की जो लोग हैं मॉडर्न वर्ल्ड से, लैक स्पिरिचुअलिटी, मतलब उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी इट मीन्स आध्यात्मिकता की कमी होती है। द पोएट समराइज द माइंड सेट ऑफ मॉडर्न मैन, पोएट जो है समराइज इट मीन्स व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, माइंडसेट यानी मानसिकता दिखाते हैं मॉडर्न मैन की। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए प्लेस ऑफ हार्शनेस, कि वर्ल्ड जो है हार्शनेस का इट मीन्स कठोरता या अशिष्टता का प्लेस बन गया है। एवरीवन इज आइसोलेटेड, हर जो इंसान है ना इस वर्ल्ड में वो आइसोलेटेड है, मतलब अकेला है। हैंस लिविंग एन इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ, और अपना इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ स्पेंड कर रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ यानी अकेले जीवन स्पेंड कर रहा है। द पीपल हैव लॉस्ट इन लाइफ, लोग जो है अपने जीवन में खोए हुए हैं, एज दे हैव नो मीनिंग एंड पर्पस टू लिव, क्योंकि उनके जीवन में जैसे कि कोई मीनिंग ना हो, कोई उद्देश्य ना हो जीने का। द पोएट कंपेयर्स द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, पोएट जो है प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ कंपेयर करते हैं, विच सीम्स डिजास्ट्रस, जो कि डिजास्ट्रस प्रतीत होता है। हिस्ट्री इज रिमेंबर्ड फॉर टेकिंग गाइडेंस, हिस्ट्री को रिमेंबर्ड इट मीन्स याद किया जाता है गाइडेंस के लिए, कि हम लोग उससे कुछ सीख सकें। बट इट इज़ नॉट यूज टू सॉल्व मॉडर्न प्रॉब्लम्स, लेकिन हिस्ट्री का यूज़ करके हम लोग मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। द पास्ट हैज़ लॉस्ट इट्स कनेक्शन विथ फ्यूचर, जो पास्ट है अपना कनेक्शन खो चुका है
फ्यूचर के साथ। इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में देयर आर मैनी ग्रेटर थिंग्स, बहुत सारी मतलब ग्रेटर थिंग्स से बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग डिवाइनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, मतलब दिव्यता है, आध्यात्मिकता है, बट हॉलो मैन डू नॉट रियलाइज इट, लेकिन जो हॉलो मैन है इसको रियलाइज नहीं करते हैं, मतलब इसको फील नहीं कर पाते, नॉर डू दे पोजेस सच टाइप ऑफ फीलिंग्स, और ना ही उनके अंदर ये स्पिरिचुअलिटी वाला या डिवाइनिटी वाला फीलिंग आता है उनके अंदर, मतलब हॉलो मैन यानी मॉडर्न मैन के अंदर। लिविंग ए मीनिंगलेस लाइफ, एक मीनिंगलेस लाइफ जीते हुए, इज ए कॉन्सेप्ट दैट पोएट रिफर्स इन दिस सेक्शन ऑफ द पोएम, मतलब एक मीनिंगलेस लाइफ जीने का विचार या अवधारणा के बारे में पोएट बात करते हैं इस वाले सेक्शन में। अब आगे है इन द थर्ड कैंटो, तीसरे कैंटो में टी.एस. इलियट टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचर, नेचर के ब्यूटी के बारे में बात करते हैं। द वर्ल्ड सीम्स ब्यूटीफुल टू हिम, जो वर्ल्ड है वो टी.एस. इलियट को ब्यूटीफुल प्रतीत होता है, बट द हॉलो मैन आर अनेबल टू सी द ब्यूटी अराउंड देम, लेकिन जो हॉलो मैन है, इट मीन्स मॉडर्न मैन है, वो अपने चारों ओर की ब्यूटी नहीं देख पाते हैं। द मॉडर्न मैन हैव लॉस्ट देयर सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन, मॉडर्न मैन जो है अपने सेंस ऑफ उद्देश्य की भावना या फिर डायरेक्शन, दिशा, एक तरह से अपना उद्देश्य, अपना दिशा खो चुके हैं। ग्रीड हैज़ ओवर पावर्ड देम, ग्रीड यानी लालच जो है ना उनको ओवर पावर्ड कर लिया, मतलब अपने अंदर जकड़ लिया है, मतलब बहुत हावी हो गया है मॉडर्न मैन, हॉलो मैन के ऊपर जो लालच है। एंड इट हैज़ बिकम ए रियल मोटिव फॉर देम, और यह उनका रियल मोटिव बन गया है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक विशेष लक्षण बन गया है कि उनके अंदर लालच आ गया है। द पोइट सेज दैट, पोइट कहते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि मॉडर्न वर्ल्ड में ढेर सारा प्रॉब्लम है, बट मॉडर्न मैन आर डूइंग नथिंग टू सॉल्व देम, लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड मैन है वो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इफ दे आर स्टैच्यू, और बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो स्टैच्यू हैं। अब आगे है फोर्थ सेक्शन। इन द फोर्थ कैंटो, चौथे कैंटो में, द पोएट वॉन्ट्स टू क्रिएट एन एनालिसिस ऑफ द इनर सोल, अंतरात्मा का एनालिसिस करते हैं ऑफ द हॉलो मैन के। ही टॉक्स अबाउट द साइकी ऑफ मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन के साइकी, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मानसिकता के बारे में बात करते हैं। मोस्टली फियर्स आर सेल्फ क्रिएटेड, वो बोलते हैं कि जो फियर होता है ना, डर होता है ना, वो सेल्फ क्रिएटेड होता है, मतलब खुद के द्वारा बनाया गया होता है। ओवर थिंकिंग इज वन ऑफ द डोमिनेंट प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ओवर थिंकिंग जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम बताया गया है मॉडर्न वर्ल्ड का। द मैन जनरेट प्रॉब्लम्स फ्रॉम इट, कि लोग जो हैं, मनुष्य जो हैं, मतलब ओवर थिंकिंग के थ्रू क्या करते हैं, प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। एंड देन फियर देयर शैडो, और फिर उसके शैडो से डरते हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड में निगेटिविटी इज देयर इन एवरी पर्सन, की निगेटिविटी जो है, नकारात्मकता जो है वो हर पर्सन में पाई जाती है। बीइंग ए ह्यूमन बींग्स, एक इंसान होने के नाते, कि मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में जो है नकारात्मकता सबके अंदर पाई जाती है। इंडिड, वास्तव में एवरीवन हैज डार्क इमेज, कि सबका एक डार्क इमेज होता है अपना, मतलब सबके अंदर बुराई होती है। मोस्टली पीपल वांट टू हाइड इट, और ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं, इसको छिपाना चाहते हैं। द पोइट सेज दैट, पोइट कहते हैं, वी एज पीपल हैव कम टू फार्दर फ्रॉम आवर फेथ एंड कल्चर, कि हम लोग एक मतलब इंसान के रूप में ना बहुत दूर आ गए हैं हमारे अपने फेथ से, अपने कल्चर से। दैट इट नाउ फील्स, और अब ऐसा प्रतीत होता है, एज दे नेवर एग्जिस्टेड, मतलब इतनी दूर आ चुके अपने कल्चर, अपने कल्चर और अपने फेथ से, कि हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। द वंस मैग्निफिसेंट सोसाइटी, एक टाइम में जो एक मैग्निफिसेंट, एक अच्छी सोसाइटी होती थी, फिल्ड विथ कल्चर, जो कल्चर से भरी होती थी, हैव नाउ डिसअपियर्ड, अब वो क्या हो चुका है, डिसअपियर्ड हो चुका है, गायब हो चुका है। द लास्ट सेक्शन ऑफ द पोएम, अब पोएम का जो लास्ट सेक्शन है, इज अबाउट द एंड ऑफ द लाइफ, वो लाइफ के अंत के बारे में है, मतलब यहाँ पे हम लोग का 5वां कैंटो जो है स्टार्ट हो गया, ये छोटा ही हम डिस्क्राइब किए हुए हैं। द पोएट बिलीव्स इन द इटर्नल लाइफ, पोएट जो है विश्वास करते हैं इटर्नल लाइफ में, शाश्वत जीवन में, मतलब जो ऐसा लाइफ जो कभी नहीं खत्म होगा। दैट एग्जिस्ट आफ्टर दिस लाइफ, जो कि एग्जिस्ट करता है हमारे इस लाइफ के बाद भी, मतलब मृत्यु के बाद भी है जो हम लोग का लाइफ जो है एग्जिस्ट करता है। ही इमेजिन्स दैट, वह कल्पना करते हैं कि द पीपल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, की लोग जो है मॉडर्न वर्ल्ड के, हैव फॉरगेटन देयर रियल पर्पस, वो अपना रियल वास्तविक पर्पस जो है भूल चुके हैं इन लाइफ, अपने जीवन का। दे आर बिजी ग्रैबिंग मटेरियल थिंग्स, वो मतलब बिजी हैं, मॉडर्न मैन जो है बिजी हैं मटेरियल थिंग्स को ग्रैब करने में, इकट्ठा करने में, मतलब भौतिक चीज़ों की, मतलब भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। वियर्स, जबकि रियल लाइफ इज इंटायरली डिफरेंट, लेकिन जो वास्तविक जीवन होता है वो बिल्कुल अलग होता है फ्रॉम द एम्प्टीनेस, मतलब खालीपन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एनालिसिस खत्म हो गया। अब हम बताएं थे कंक्लूजन होगा उसके बाद, तो कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। दस थ्रू द होल पोएम, मतलब इस पूरे पोएम के दौरान, द पोएट टॉक्स अबाउट द मैन, पोएट जो है मनुष्य के बारे में बात करते हैं, फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड से हो। द पोएम इज सटायर, पोएम जो है एक सटायर है, एक व्यंग है, ऑन द मॉडर्न मैकेनिकल माइंडसेट,
मॉडर्न मैकेनिकल माइंड सेट ऑफ 21st सेंचुरी, मतलब 21st सेंचुरी के लोगों का जो एक मैकेनिकल माइंड सेट हो गया है ना, तो उस पर व्यंग किया गया है इस कविता के थ्रू। द पीपल आर स्पिरिचुअली एंड मेंटली हॉलो, जो लोग हैं अभी के टाइम का, जो हम बोल सकते हैं मॉडर्न मैन है, वो क्या है, आध्यात्मिक रूप से और मेंटली मानसिक रूप से हॉलो है, इट मीन्स खाली है। देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस आर हॉलो, उनके अंदर मतलब फीलिंग्स भी नहीं है, इमोशंस भी नहीं है, वो उस मतलब फीलिंग्स और इमोशंस की भी कमी है। अपेरेंटली जाहिर तौर पर दे सीम्स टू बी ए लिविंग बींग्स, कि वो प्रतीत होता है कि इंसान जो है, मनुष्य जो है, हॉलो मैन जो है, वो लिविंग बींग्स है, मतलब जीवित चीज है। बट इनवार्डली दे आर सोललेस, लेकिन अंतर से वो लोग क्या है, सोललेस है, मतलब उनके अंदर मतलब आत्मा भी नहीं है, उनके अंदर की आत्मा भी खत्म हो गई है। ये पोइट बोलते हैं कि मतलब वो बाहर से प्रतीत होता है कि कोई जीवित इंसान है जो मॉडर्न मैन है, लेकिन वो अंदर से जो है सोललेस है, उनके अंदर आत्मा की कमी हो गई है या उनके अंदर आत्मा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन खत्म हो गया और नोट्स भी खत्म हो गया। हम फिर से बोल रहे हैं, आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को बड़ा छोटा कर सकते हो। हम नॉर्मली 17 to 20 मार्क्स को ध्यान में रख के नोट्स बनाते हैं, जितने मार्क्स का आप आएगा आप उस अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।